वेलकम टू बैक फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश तगड़िया। अभी हम चेक करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का आंकिक क्वेश्चन नंबर 8 जो अक्सर एग्जाम में आते हैं यानी कि पूछे जाते हैं, तो आपको भी सीखना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास में इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर दी हुई है। इस स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना है, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाले जो जितने भी कैपेसिटर यहाँ पे लगाए गए हैं, तो प्रत्येक की धारिता है यानी कि प्रत्येक का जो कैपेसिटेंस है वो कितना 1 माइक्रो फेरेड है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सी 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 यानी प्रत्येक पे जो धारिता है वो कितनी है, इक्वल है, बराबर है। तो आपको क्या करना है, इस ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इजी वे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जितने भी ये संधारित्र है सिंगल है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे 2 संधारित्र हैं, कौन से क्रम में, सीरीज में है। यहाँ पर भी 4 हैं, वो भी सीरीज में है। यहाँ पर कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं, 8 संधारित्र जुड़े हुए हैं, वो भी क्या है, सीरीज में है। इस प्रकार से यहाँ पे 8 के बाद में कितना, 16 16 32 64, इस प्रकार से और भी संधारित्र जुड़े हुए हैं। और ये श्रृंखला कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है श्रृंखला, इन्फिनिटी तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो हम इसको सरल कैसे करेंगे, तो पहले हम इस ब्रांच की बात कर रहे हैं। इस ब्रांच में एक ही संधारित्र है, एक ही संधारित्र है और उसका मान कितना है, 1 माइक्रो फेरेड है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, यहां पर कितने संधारित्र हैं आपके पास में, 2 संधारित्र हैं। आपने पहले पढ़ा था कि हमारे पास में संधारित्र यदि 2 ही हैं, ठीक है, तो उनका श्रेणीक्रम संयोजन किस प्रकार से होगा, यानी कि ये आपके पास में इसकी भी 1 माइक्रो फेरेड है और इसकी भी 1 माइक्रो फेरेड है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब धारिता बराबर हो किसमें, श्रेणीक्रम संयोजन में। जब धारिताएं श्रेणीक्रम संयोजन में जब धारिताएं बराबर हो, तो बच्चों देखो आप कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, CS इज इक्वल टू C/N। एन यहाँ पर कितने संधारित्र जुड़े हैं उनकी संख्या, सी यानी कि इस एक का कितना मान है वो। तो इसके लिए देखें प्रत्येक का मान कितना है, 1 है, तो CS इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। और यहाँ पे कितने संधारित्र है, 2, तो इसका मान कितना आ गया, 2। अब इसके लिए देखें तो CS इज इक्वल टू प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड है और कितने संधारित्र हैं, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, इसी प्रकार से एट वाले के लिए देखें तो CS इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे कितने संधारित्र हैं, 8, तो 8 आ गया। 1 क्यों, क्योंकि प्रत्येक की जो है धारिता वो कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें इस ब्रांच की जो तुल्य धारिता है इक्विवेलेंट, इसको हम मान लें C1 मान लें, इसको हम C2 मान लें, इन दोनों को मिलाकर C2 मान लें, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इस वाले की इसकी देखें कितने संधारित्र है, 4 है, तो इसको हम C3 मान लें, तो C3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 2 3 4 है, तो 1/4। ठीक है, इसी प्रकार से एट वाला है, तो एट वाले को हम मान लें C4, तो इसके लिए कितना आ गया, 1/8। तो इस प्रकार से हमारे पास में पहले हमने इनको कंबाइंड किया, इनको कंबाइंड करने के पश्चात हमारे पास में जो अब जो नई स्ट्रक्चर बनी वो इस प्रकार से बनी है। और ये B, इसको नाम दे दी C1 C2 C3 और C4। अब ये जो सब ब्रांचेज हैं, अब जो ये सब हैं संधारित्र हैं, वो कौन से क्रम में है, पैरेलल क्रम में, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में है। तो अब इनकी तुल्य धारिता अतः A व B के मध्य तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला है वो हम क्या लगाएंगे, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश डैश एंड मोर। कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो Cp इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है, 1, इसकी वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू 1/2, C3 की वैल्यू कितनी है, 1/4, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/8। इस प्रकार से नेक्स्ट की कितनी आ जाएगी, 1/16, इस प्रकार से एंड मोर, यानी कि ये वाली वैल्यू इस प्रकार से चलती रहेंगी। ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो एक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला बन रहा है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है।
और गुणोत्तर श्रेणी का जो हेल होता है वो हेल क्या होता है कि Cp इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। Cp इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो बच्चों, Cp इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला था हमारे पास में गुणोत्तर श्रेणी का, इसका हल होता है Cp इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर, इसको इंग्लिश में Gp भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर a क्या है, a क्या है, प्रथम पद, a क्या है, प्रथम पद, फर्स्ट पद, और r क्या है, ये क्या है, रेशियो, अनुपात, सार्वनुपात, अनुपात। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे पास में प्रथम पद a, तो a की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, सार्वनुपात या इनका जो रेशियो वो कितना है, इसका रेशियो देखिए आप, यानी कि ये आपके पास में प्रथम, ये द्वितीय पद बट्टा प्रथम पद बट्टा प्रथम पद, तो ये घूमकर कहां चला गया ऊपर, तो ये इस प्रकार से 1 इंटू 1 अपॉन 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2, या फिर इससे भी आप निकालना चाहिए तो वो निकाल सकते हैं 1 अपॉन 4 अपॉन 1 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1 अपॉन 2। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में इस टर्म में इसका भाग देंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, इस टर्म में इसका भी भाग देंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, इस टर्म में इसका भी भाग देंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, यानी कि r की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 2 आएगी। तो r की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ रही है आपके पास में। ठीक है, तो अब इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अतः हमारे पास में Cp की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 है अपॉन ये हो गया 1, और ये माइनस r की वैल्यू 1 अपॉन क्या हो गई 2, तो इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको हल करें थोड़ा सा, लघुत्तम कितने आए 2, ये कितना 2 माइनस 1, और ये कहां गया ऊपर, तो Cp इज इक्वल टू कितना हो गया 2 अपॉन 1, यानी कि 2 माइक्रोफेरेड। कहने का मतलब है हमारे पास में जो a और b के मध्य जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 माइक्रोफेरेड आएगी। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये भी मतलब दिमाग में चल रहा होगा कि सर इस 1 माइक्रोफेरेड को आपने कन्वर्ट नहीं किया, कि 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू सर ये होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड होता है, तो इसको आपने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो आंसर आने वाला है वो फेरेड में आने वाला है, आंसर भी क्या आने वाला है फेरेड में आने वाला है, तो फेरेड में आने वाला है तो माइक्रोफेरेड को आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, थैंक यू।